खमागणिसा राजस्थान की इस पावन धरा से मैं एक बार फिर से MG आपके सामने उड़ान क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने रिट लेवल 2 में कल बात की थी मौलिक अधिकारों से संबंधित उनके परिचय की, और आपने आशा है उनको अच्छे से पढ़ा होगा और तैयारी की होगी। तो आज का हम टॉपिक मौलिक अधिकारों की उसी अगली कड़ी में चलते हैं। उससे पहले मैं चंद पंक्तियां आपको कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हर दर्द की एक पहचान होती है, हर दर्द की एक पहचान होती है, खुशी तो बस चंद लम्हों की मेहमान होती है। वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। तो दोस्तों, आपके अगर इरादे नेक हैं तो निश्चित तौर से मुझे पूरा यकीन है आप अपने सपनों को साकार करेंगे। तो चलते हैं। मौलिक अधिकार, हमने बात कर ली थी कि मौलिक अधिकार मूल रूप से 7 थे, लेकिन एक अधिकार को क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। और वो परिवर्तन कौन से अधिकार को किया गया था, संपत्ति के अधिकार को किया गया था। और आपने देखा कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और उसे हटाकर कहाँ रख दिया, 300 में और भाग 12 में रख दिया गया था। इस प्रकार से आपने देखा था कि कुल 6 मौलिक अधिकार बचे थे, और उसमें से पहला आपने देखा था समता का अधिकार, दूसरा आपने देखा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आपने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा आपने देखा था धर्म से संबंधित स्वतंत्रता, और पांचवा आपने देखा था संस्कृति व शिक्षा से संबंधित अधिकार, और लास्ट आपने देखा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह हमारी बातें हो गई थी, और वहां तक आपने देखा किस प्रकार से मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। उसी कड़ी में आपने मौलिक अधिकार जो जहां तक आज आपके सामने है, किस प्रकार से भारतीय लोगों ने मांग उठाई और किन देश का प्रभाव इन पर रहा और कहां से इन्होंने अपने आदर्शों को लिया, यह सब आपने पिछली क्लास में देखा। और अगर जिसने भी नहीं देखा है और आज ही अगर इस चैनल पर जुड़े हैं तो निश्चित तौर से वो पिछली क्लास जाकर देखे, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, हम आज स्टार्ट करेंगे मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में आपने देखा था मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 तक है, और इनमें आपने देखा जब बात करेंगे हम 12वां अनुच्छेद की बात करेंगे। जो अनुच्छेद 12 है, आर्टिकल 12 है, उसमें क्या कहा गया है, तो ध्यान में रखना, में राज्य को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है दोस्तों, राज्य को परिभाषित किया गया है। और राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य किन किन को कहा जाता है। और देखिएगा, राज्य के अनुसार अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 12 में केंद्र सरकार व संसद शामिल है। और देखिएगा, राज्य सरकार व विधान मंडल शामिल है। उसी प्रकार से ध्यान में रखिए, स्थानीय प्राधिकारी भी राज्य की परिभाषा में आते हैं, और अन्य प्राधिकारी। तो देखिएगा, जो अनुच्छेद 12 में कहा गया है वो राज्य से संबंधित कहा गया है, और राज्य क्या होगा, केंद्र सरकार व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल व उनके स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारियों के बारे में बात
की गई है। तो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि 12 में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो किसके बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में। हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 13। तो देखिएगा, तो अनुच्छेद 13 जो बात करता है वो क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय वो उच्च न्यायालय को वो शक्ति देता है 13, जिसमें अगर मौलिक अधिकारों का कम कर दिया जाए, यानी कि अल्पीकरण कर दिया जाए, या उनमें परिवर्तन यानी कि समाप्त कर दिया जाए, उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत। देखिए, अगर मौलिक अधिकारों को किसी भी संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा यानी कि विधि बनाकर अगर या तो समाप्त कर दे या उनका अल्पीकरण कर दे, तो वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ऐसे अल्पीकरण को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। किस सीमा तक, ध्यान में रखना, किस सीमा तक मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार शून्य किस सीमा तक करेगा, जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण किया गया है। तो ध्यान में रखना, यानी कि 13 किससे संबंधित बात करता है, 13 उससे संबंधित बात करता है जो मौलिक अधिकार है। अगर उन मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, यानी कि उनको कोई कानून विधि बनाकर समाप्त या कम कर दिया जाए, उस स्थिति में 13 कहता है कि वो कानून जो मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण किया है शून्य माना जाएगा। और इसकी देखरेख के लिए कौन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को उस शून्यकरण की अधिकार की शक्ति दी है। सर्वोच्च न्यायालय को किसके तहत दी गई है, आर्टिकल 32 के अनुसार। उसी प्रकार से उच्च न्यायालय को किसके तहत दी गई है, ध्यान में रखिएगा, 226 के तहत। तो ये बात हो गई किससे संबंधित, आर्टिकल 13 से संबंधित। ध्यान में रखना, आर्टिकल 13 अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से न्याय पुनर्विलोकन की ही बात करता है। और ये न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार किसको देता है, सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। और किस आधार पर देता है कि अगर मौलिक अधिकारों को कम कर दिया जाता है, यानी कि अल्पीकरण कर दिया जाता है, ऐसा कोई कानून बनाकर, तो वो कानून शून्य माना जाएगा। और ये शून्य की शक्ति का अधिकार कौन तय करेगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। किस सीमा तक होगा, जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, अल्पीकरण किया गया है। ध्यान में, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम वास्तविक मौलिक अधिकारों के बारे में। तो देखिए, समता का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, देखो दोस्तों, आपने देखा कि 14 से 18 तक
चर्चा किसमें की गई है? समता के मौलिक अधिकारों में। किसमें की गई है? समता के मौलिक अधिकारों में। थोड़ा हम इसके बारे में देख लेते हैं। हम अगर मैं आपको एक दो किस्से कहानियां सुनाऊंगा, आप समझ जाओगे कि समता का अधिकार क्यों जरूरी है। दोस्तों, आप सोचिएगा, अगर आपका मित्र और आप गांव में गए और उस गांव में जाने के बाद आप एक चाय की दुकान पर बैठते हैं और चाय पीने बैठे, तो आपने देखा कि चाय वाला जो दुकानदार है वो आपको तो जानता है लेकिन आपके मित्र को नहीं जानता है। वो जैसे ही उसकी जाति पूछता है, आप जानकर आश्चर्य होंगे, आपको तो चाय किसमें दी गई है? कप में दी गई है और उसको मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दी गई है। आप कुछ समझ पाए क्या ये किसी मौलिक अधिकारों का हनन है? उसके साथ किसका हनन हो रहा है? आपने सही समझा। उसके साथ ये कौन सा भेदभाव है? जातिगत भेदभाव है। कौन सा भेदभाव है? जातिगत भेदभाव है। तो दूसरी अगर हम किस्से कहानी की बात करें तो थोड़ा सोचिएगा, काल्पनिक कहानी का जिक्र करते हैं। जैसे आजकल आपने देखा, न्यूज़ तो काफ़ी देखते होंगे आप, तो एक 15 सदस्यों का जो चैनल में 15 सदस्य हैं, उनको एक दिन आता है कि 5 सदस्य दूसरे दिन से क्या नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे, जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है। लेकिन बस शर्त यही है, वो पांचों व्यक्ति कौन है? महिलाएं हैं। जबकि उन 15 के ग्रुप में 4 व्यक्ति ऐसे भी थे जो पुरुष थे और जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर चली गई। क्या समझे आप? ये कौन से मौलिक अधिकारों का हनन है? सही समझे आप, ये जेंडर के आधार पर भेदभाव। कौन से आधार पर? जेंडर के आधार पर भेदभाव। तो क्या नारी को समानता का अधिकार नहीं है? क्या ऊंच नीच की भावना वाले उस व्यक्ति को समानता का अधिकार नहीं है? इसी के बारे में चर्चा करता है अपना समता का मौलिक अधिकार। तो देखिए, पहले अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं, तो ध्यान में रखना, अनुच्छेद 14 के तहत ध्यान में रखिएगा, विधि के समक्ष समता व विधि के सम्मान संरक्षण। और आपने देखा कि जो 15 के तहत आते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर निषेध। और देखिएगा 16 में अवसर की समानता। 17 में देखिएगा अस्पृश्यता का अंत। और 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। तो देखिए, समता के जो मौलिक अधिकारों में 14 से 18 में बात की गई है। 14 में विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण। 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। उसी प्रकार से 16 में अवसर की समानता और 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। हम इनके ऊपर एक एक विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। देखिएगा,
14 किससे संबंधित था? विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण। यह हमें किसके तहत मिलता है? 14 के तहत मिलता है। देखिए, ये हमने कहां से लिया है, तो ये ध्यान में रखना, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया भाई? ब्रिटेन से लिया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो हमने लिया है वो अमेरिका से लिया है। तो देखिएगा, यहां पर दो भागों में बांट सकते हैं इसे हम। एक तो विधि के समान क्या है? समता है। और एक विधि के समान क्या है? संरक्षण है। संरक्षण हमने लिया है अमेरिका से और विधि के समक्ष समान समता हमने ली है ब्रिटेन से। ध्यान में रखना, ये नकारात्मक है और ये सकारात्मक। यानी कि कोई भी विधि निषेध मानी जाएगी कब तक? अगर वो किसी के साथ क्या मानी करती है? भेदभाव करती है, या सरकार अगर भेदभाव करती है तो वो क्या माना जाएगा? निषेध माना जाएगा। तो ये नकारात्मक है। जबकि अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है या कोई भी विधि के समान भेदभाव करेंगे तो उसे प्रत्येक नागरिक के समानता के आधार पर क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। कानूनी रूप से, विधि के रूप से संरक्षण मिलेगा। तो इसी कारण इसे क्या माना गया है? सकारात्मक है। और इसे क्या माना गया है? नकारात्मक माना गया है। यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, क्या है विधि के समक्ष समानता? तो आपने देखा डायसी का विधि का शासन ही आपके आर्टिकल जो 14 है वो डायसी का क्या है? विधि का शासन ही है। यानी कि डायसी ने जो विधि का शासन कहा है वही आपका आर्टिकल 14 कहता है। अब डायसी ने विधि का शासन किसे कहा है? तो ध्यान में रखना, इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक वह किसी विधि का उल्लंघन नहीं कर दे। यानी कि विधि का शासन क्या है? विधि का शासन वह है कि किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार केवल और केवल उस स्थिति में है कि कानून के अनुसार अगर कुछ उसने अपराध किया है तभी उसे दंडित किया जा सकता है। ऐसे किसी भी प्रकार से क्या नहीं किया जा सकता? उसे दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये डायसी का विधि का ही शासन है। और देखिए, लेकिन इसका अपवाद क्या है? यानी कि प्रत्येक नागरिक विधि के समान संरक्षण है, उनको विधि के समान समता है। लेकिन इसके अपवाद में है, आप ध्यान में रखिए, अनुच्छेद 361। क्या है? अनुच्छेद 361 है। अनुच्छेद
105 और अनुच्छेद 194, ये तीनों ही किसके अपवाद हैं? विधि के शासन के अपवाद है, यानी कि विधि के समक्ष समता के। जहां पर विधि के समक्ष समता का यानी कि समानता का अधिकार है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, सभी क्या माने जाएंगे? सम्मान माने जाएंगे। लेकिन ये तीन इनके अपवाद के तौर में, जैसे कैसे राष्ट्रपति, व राज्यपाल, और इसके तहत ध्यान में रखना संसद के सदस्य, और इसके तहत विधानमंडल के सदस्य। इन दोनों को ध्यान में रखिए। नागरिकों से विशेष अधिकार मिले हुए हैं। तो देखिए, आर्टिकल 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जब तक वो अपने पद पर है, अपने कर्तव्यों के लिए यानी कि अपने कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष अधीन नहीं होंगे। कब तक? जब तक वो क्या हो? अपने पद पर बने हुए हैं, और उन पर तब तक किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी कोई भी मामला नहीं चलाया जाएगा। तो ये क्या हुआ? अपवाद तो हुआ एक, क्योंकि आम नागरिकों को तो सभी को समान माना गया, लेकिन इनको विशेष सुविधा। लेकिन ध्यान में रखना, क्योंकि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में कहा गया है, तो किसमें? 361 में। उसी प्रकार से अनुच्छेद 105 में संसद के जो सदस्य हैं उनको विशेष छूटें दी गई है। वो भी किसका अपवाद माना जाएगा? विधि के समक्ष समता का अपवाद माना जाएगा। और 194 के तहत विधानमंडल के सदस्यों को भी विशेष छूट दी गई है आम नागरिकों के मुकाबले। उसको भी किसका अपवाद माना जा सकता है? विधि के समक्ष समता का अपवाद माना जा सकता है। इनके अलावा 31 ग में अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो भी किसके समता के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। जबकि ध्यान में रखना, अगर ये असमानता प्रकट करता है तब भी नहीं माना जाएगा, यानी कि ये भी इसका क्या है? अपवाद है। ये तो हो गए भारत से संबंधित। अन्य अपवादों की अगर हम बात करें, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों राजदूतों व राजनयिक कौन? जो विदेशी है, उनको भी विशेष अधिकार मिले हुए हैं। उनको भी विशेष अधिकार मिले हुए हैं। तो ये भी आपका जो आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समता, उसका क्या माना जाता है? उल्लंघन माना जाता है। लेकिन इनके अनुसार ये उल्लंघन नहीं है। तो ये सब क्या है? इनके अपवाद है। तो हमने देखा कि बाकी सभी नागरिक विधि के समक्ष समान है। उनको किसी भी प्रकार से केवल और केवल कानूनी आधार पर ही अपराधित या कोई दंड दिया जा सकता है। लेकिन आपको पता है, आर्टिकल 361 के अनुसार राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। उसी प्रकार से आपने देखा कि जो आर्टिकल है 105 के अनुसार किसको? सांसद के सदस्यों को। और उसी प्रकार से आपने देखा 194 के अनुसार किसको? राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। और अगर आर्टिकल 31 ग में
अगर कोई विधि बनती है तो वो किसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा? 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये सब किसके अपवाद हैं? विधि के अपवाद है, यानी कि 14 के अपवाद है। और बाहर की बात करें तो किसी भी विदेश का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, अगर वो आता है और उसे विशेष अधिकार मिलते हैं तो वो भी किसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा? 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से विदेशी जो राजदूत है और विदेशी जो राजनयिक हैं उनको भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये सब किनके अपवाद माने गए हैं? 14 के अपवाद माने गए हैं। अब देखिए, विधि के समक्ष संरक्षण। हम बात कर चुके हैं इससे संबंधित कि ये कहां से लिया है हमने? अमेरिका से लिया है। और क्या है ये? सकारात्मक है। कहां से लिया था? अमेरिका से। और क्या है ये? सकारात्मक। क्या है ये? सकारात्मक है। यानी कि सभी व्यक्ति क्या है? समान अवसरों वाले हैं, यानी समान क्षमताएं रखते हैं, समानता का अधिकार है। और अगर जिस प्रकार से सभी व्यक्ति समान हैं तो अगर उन्हें कानूनी जो सहायता मिलेगी वो भी क्या मिलेगी? समान रूप से मिलेगी। किसी के साथ राज्य क्या ना करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। यही क्या है? विधि के समक्ष संरक्षण है। ये दोनों ध्यान में रखना नैसर्गिक कानूनी अधिकार है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। तो देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। यानी कि किसी भी राज्य क्या नहीं करेगा? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, सभी के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? 15(1) में यह बात कही गई है राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य के लिए। यानी कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के ये भी क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। यह आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। उसी प्रकार से एक आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये वाला, और ये तो विशेष ध्यान रखे कि आर्टिकल जो 15(3) है उसमें क्या कहा गया है? राज्य स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष बंद कर सकता है और ये 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा आप विशेष देखिएगा। जो आपका 15(3) है वो क्या कहता है कि अगर राज्य चाहे तो स्त्रियों को और बच्चों के लिए क्या कर सकता है? विशेष प्रबंधन कर सकता है, उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ कार्य कर सकता है। और अगर ऐसा करता है तो वो किसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा? आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और इसी कारण आपने देखा कि स्त्रियों के लिए क्या किया गया? आरक्षण का
और ऐसे ही आपने देखा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन किया गया। हालांकि आपको पता है जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 30 का में है, लेकिन यहां पर जो बात की गई है उसको थोड़ा समझिएगा कि राज्य ऐसे कोई भी कदम उठाए तो वो किसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी कि किसी भी आधार पर ये क्या नहीं माना जाएगा, भेदभाव नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण समझिएगा कि अगर स्त्रियों को विशेष आरक्षण दिया जाता है विशेष अवसरों के लिए, तो वो किसके आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा। यह बात किसमें की गई है, 15(3) में कही गई है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और उसी प्रकार से आप 15(2) में ये देख सकते हैं कि किसी भी इन ऊपर जो दी गई हुई है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर, कहां पर, सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे सिनेमा हॉल हो गया है, आपने मंदिर हो गए हैं, स्नानागार हो गए हैं, कुएं हो गए हैं आदि पर किसी भी आधार पर राज्य क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। और उसी के साथ 15(2) में निजी व्यक्ति भी क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ये सब बातें किसमें की गई, 15(2) में। एक बार मैं पुनर्दोहरा देता हूं कि 15(2) में इसके बारे में राज्य किसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, उन व्यक्तियों के साथ किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, सार्वजनिक स्थलों पर, यानी कि चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो विद्यालय हो, या चाहे वो सड़क हो, या मान लीजिएगा कोई स्नानागार हो या कुएं हो, ऐसे स्थानों पर क्या नहीं माना जाएगा, भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। और उसी प्रकार से इसी के आर्टिकल में आगे कहा गया कि निजी व्यक्ति भी क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। इस अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16। और ये किसके बारे में बात करता है, अवसरों की समानता। इसकी समानता, अवसरों की समानता, यानी कि राज्य नौकरियों में अवसरों की समानता के आधार पर किसी के साथ क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि हमेशा समाज में इसके बारे में मतभेद रहते हैं। किसके बारे में, आरक्षण से संबंधित, कि SC ST OBC या EWS जो भी आप समझे कि उनको आरक्षण दिया गया है, तो वो अवसरों की समानता कहां हुई है। लेकिन आपको थोड़ा यह समझना होगा कि अगर जिस प्रकार से ये रेखाएं, क्या सम्मान है, क्या नहीं है ना, सम्मान कौन सी होगी, ये होगी। अगर सभी रेखाएं ऐसी ही खींची जाए तो हम कह सकते हैं कि ये सम्मान है और इनको अवसर भी क्या मिलने चाहिए, सम्मान मिलने चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये आपस में क्या है, सम्मान है। लेकिन कोई तबका अगर यहां पर बैठा हुआ है पहले ही, तो मुझे बताइएगा, अगर हम ये पहले ही नीचे बैठा हुआ है और अब उनको कहें कि अवसर में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, तो वो पहले ही नीचे है, तो अवसरों में समानता तो भेदभाव तो यही हो गया। तो इसके लिए क्या किया गया है, राज्यों द्वारा विशेष प्रबंधन किया गया है। और वो प्रबंधन क्या है, आरक्षण है। तो उनको अगर वो यहां तक आ जाए तो हम कह सकते हैं कि फिर अवसरों की क्या होगी, समानता होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे समझिएगा, अगर आप क्रिकेट मैच खेलते हो या फुटबॉल मैच खेलते हो और अगर एक टीम जिनमें दिव्यांग है और एक टीम जो सामान्य है, अगर आप कहें कि इनके मैच खिलवाइएगा और बराबर रूल रखिएगा, आप खुद तय कीजिएगा, क्या वो सही होगा? दिव्यांग क्या मैच जीत पाएंगे? उन सम्मान नियमों के आधार पर नहीं जीत पाएंगे ना। तो उसी प्रकार से अगर ये तबका है और हम आशा करें यहां से तबके को कि इसके बराबर न आए, उससे पहले ही
अवसरों के क्या हो, समान अवसर हो, तो निश्चित तौर से ये तबका यहीं रह जाएगा। और संभवतः सरकार ने भी यही सोचा होगा, और इसी कारण आपने देखा आर्टिकल जो 16(4) है उसमें क्या कहा गया है, राज्य राज्य चाहे तो किसी विशेष वर्ग को नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। और ये 16 के 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि पिछड़ों को जो नौकरी में आरक्षण है, पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण किसके तहत मिला है, 16(4) के तहत मिला है। किसके तहत मिला है, 16(4) के तहत मिला है। जबकि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 15(4) में अगर मैं बात करूं तो 15(4) में उनके बारे में बात की गई है जो SC ST या कोई विशेष वर्ग जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए विशेष उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है, कार्य किया जा सकता है। उसी प्रकार से 15(5) में पीछे बात की गई है कि शैक्षणिक स्तर में भी क्या किया जा सकता है, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो 16(4) में के बारे में बात की गई है, नौकरियों के आरक्षण के बारे में बात की गई है। यहां तक पहुंचना कैसे पहुंचे, ये आप थोड़ा सा देखिए। 1953 में पिछड़ा आयोग किसकी अध्यक्षता में बना, काका कालेकर, काका कालेकर की अध्यक्षता में बना। लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ध्यान में रखना, 1979 में द्वितीय पिछड़ा आयोग PP मंडन की अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता में, VP मंडन की अध्यक्षता में बना। और किसके समय में, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के समय। और इन्होंने VP मंडन ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1980 में सौंपी। ये थोड़ा आप ध्यान में रखना, कब सौंपी, दिसंबर 1980 में सौंपी। और इन्होंने नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने का सुझाव दिया, 27% आरक्षण का सुझाव दिया। और इसी सुझाव के आधार पर 1900
वीपी सिंह की सरकार ने पिछड़े वर्गों को नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की। तो आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हो कि 1953 में पिछड़ा आयोग, जो प्रथम पिछड़ा आयोग था, वो किसकी अध्यक्षता में, काका कालेकर की अध्यक्षता में बना। वही 1979 में जो सेकंड पिछड़ा आयोग है वो किसकी अध्यक्षता में, वीपी मंडन की अध्यक्षता में बना। और किसके साथ सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में। और आपने को पता है दिसंबर 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और वीपी सिंह की सरकार ने क्या किया, 27% आरक्षण दिया। ये आप ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17, और ये किसके बारे में है, अस्पृश्यता का अंत या निषेध, यूं कह लीजिएगा छूत का निषेध। देखिएगा, आपने देखा कि पहले अंग्रेजों के जमाने से ही ये भेदभाव चलते आ रहे थे और उससे पहले भी ये चलते आ रहे थे। लेकिन हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अस्पृश्यता का क्या होगा, अंत, यानी कि निषेध। अगर किसी के साथ भी अस्पृश्यता यानी कि भेदभाव किया जाता है, छुआछूत जैसा भेदभाव किया जाता है, तो अपने आप में ही सर्वोच्च न्यायालय खुद ही स्वतः ही क्या ले लेगा, संज्ञान ले लेगा। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही ये लागू हो जाता है। और इसी कारण सरकार ने 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम बनाया। कौन सा नियम बनाया, अस्पृश्यता अधिनियम बनाया। और आपको पता है परिवर्तन कब किया गया, 1976 में कर दिया गया। परिवर्तन करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। तो नागरिक संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। तो इसके तहत आप थोड़ा याद रख सकते हो कि अगर किसी के साथ छुआछूत जैसा भेदभाव किया जाता है तो इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है, खुद सर्वोच्च न्यायालय ही स्वतः ही क्या ले लेता है, संज्ञान ले लेता है। और सरकार ने क्या किया है, 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम बनाया। लेकिन इसको परिवर्तित कब कर दिया गया, 1976 में संशोधित कर दिया गया और नागरिक संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। तो यह हो गया आपका अस्पृश्यता का अंत या निषेध। हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 18, और इसमें क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत या निषेध। आपने देखा था कि जब अंग्रेजों का शासन था, देश आजाद नहीं हुआ था, वो विभिन्न प्रकार की भारतीयों को बहलाने फुसलाने के लिए उपाधियां दे दी जाती थी। और उन उपाधियों के कारण जब देश आजाद हुआ तो यह महसूस हुआ कि ऐसी उपाधियों से
नागरिकों के साथ क्या होता है, भेदभाव होता है। और यही कारण है कि संविधान में स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि उपाधियों का क्या माना जाएगा, अंत माना जाएगा, यानी कि निषेध। लेकिन किसको छोड़कर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सेना शिक्षा के क्षेत्र में क्या दी जा सकती है, उपाधियां दी जा सकती है। तो इन क्षेत्रों को छोड़कर इनमें क्या दी जा सकती है, उपाधियां दी जा सकती है, क्षेत्रों को छोड़कर। बाकी सभी में उपाधियों का क्या माना जाएगा, अंत माना जाएगा। आपको पता होना चाहिए 1954 में भारत सरकार ने उच्च सम्मान शुरू किए, जिसे न्यायालय ने किसके विरुद्ध नहीं माना, उपाधियों के विरुद्ध ही नहीं माना। यानी कि वो सम्मान आपने देखा, जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि देखा होगा। जैसे भारत रत्न भी ऐड कर लीजिएगा, भारत रत्न। तो 1954 में भारत सरकार ने ये कुछ सम्मान शुरू किए और इनको न्यायालय में चुनौती मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इसके अधीन नहीं आता, ऐसे सम्मान दिए जा सकते हैं। तो ये हो गया उपाधियों का अंत। लेकिन फिर भी कुछ उपाधियां धारण अगर कोई करता है, जैसे कोई व्यक्ति विदेशों में उपाधि धारण करता है, तो राष्ट्रपति अनुमति अनिवार्य होगी। और अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी अगर भारत में रहकर अगर कोई उपाधि धारण करता है, तो उसको भी किसकी अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारे समता के अधिकार, कौन से अधिकार, समता के अधिकार। समता के अधिकार में 14 में विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण, वही 15 में हमने बात की कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव क्या माने जाएंगे, निषेध माने जाएंगे। और उसी प्रकार से वो राज्य किसी के साथ सार्वजनिक स्थलों पर भी क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। और आपने देखा, लेकिन स्त्री और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, राज्य विशेष प्रबंधन कर सकता है। वो 15 का क्या नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता। और आपने देखा कि नौकरी पेशे में अवसर की समानता कहां पर, 16 में। लेकिन 16(4) कहता है कि राज्य चाहे तो विशेष वर्ग को, जो कि सामाजिक आधार पर पिछड़ा हुआ है या शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, उनको नौकरियों में क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। और उसी प्रकार से आपने 17 में देखा कि अस्पृश्यता का अंत, और इसके लिए 1955 में एक कानून बनाया गया, अस्पृश्यता का कानून बना, अधिनियम बना, जिसको परिवर्तन कब कर दिया गया, 1976 में कर दिया गया। और उस परिवर्तन के तहत आपने देखा कि एक नया कानून नागरिक संरक्षण अधिनियम के रूप में आया। उसी प्रकार से आपने देखा कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। और अगर केवल किसकी उपाधियां छोड़कर, सेना की उपाधि और शिक्षा की उपाधियों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी अगर कोई उपाधि धारण करता है तो वो निषेध मानी जाएगी। और आपने देखा कि 1954 में लेकिन भारत सरकार ने जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि उपाधियां शुरू की, और उसको न्यायालय में चुनौती मिली, लेकिन न्यायालय ने किसका विरुद्ध नहीं माना,
18 के विरुद्ध नहीं माना। इस प्रकार से दोस्तों आज की जो हमारी ये क्लास है वो यहाँ तक ही, कल हम आगे समझेंगे। आशा है आपको ये क्लास से जरूर समझ में आएगी और मुझे पूरा विश्वास है आप पढ़कर इस क्लास का लाभ अवश्य उठाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइबर भी कीजिएगा। धन्यवाद।